हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का रिव्यू करके बताने वाला हूं। तो वीडियो पूरा डिटेल में होगा। मैं आपको इसके लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा एक्सेल शीट में, और मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं इस वीडियो लाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो यहाँ पे इसका लॉन्च ऑन डेट देखिए तो 1 जनवरी 2013 है। तो बेसिकली अगर देखिए इस फंड को 11.5 इयर्स हो चुके हैं लॉन्च होते हुए। तो अगर इसका कैटेगरी रिटर्न देखिए 11.5 इयर्स में तो 22.62% तक का रिटर्न है। लेकिन इस फंड का रिटर्न है जो 11.5 इयर्स में 27.98% तक का रिटर्न, मतलब 28% तक का रिटर्न। ये एक मैसिव रिटर्न है, कंटिन्यूअसली हर एक साल 28% तक का रिटर्न। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ऐसा कोई भी स्मॉल कैप फंड नहीं है अभी तक जो कि कंटिन्यूअसली 11 इयर्स तक 28% तक का रिटर्न दिया हो, जो कि इस फंड के अलावा। तो आप देख पा रहे कि मतलब इस फंड का पावर, ये क्यों इतना पॉपुलर फंड है। ये आगे हम जानेंगे कि मतलब इस फंड में ऐसा क्या है जो कि इसका जो रिटर्न है इतना हाई है, और रिस्क इसमें कितना है, सब कुछ इसमें जानेंगे। मगर मान लीजिए आपने 1000 रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट किया होता 10 साल तक कंटिन्यूअसली हर महीने, तो आपका जो अमाउंट होता वो 1,20,000 रुपीज इन्वेस्टेड होता, और 1,20,000 रुपीज आपका जो बन जाता 6,37,000 रुपीज में। मतलब आपका जो पैसा है यहाँ पे करीब करीब 5 गुना हो रहा है, वो भी सिर्फ 10 साल में। 10 साल में आपका 5 गुना पैसा होना, ये एक अनबिलीवेबल रिटर्न है। मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है। अगर मान लीजिए अपने इस फंड में ना इन्वेस्ट करके अपने गोल्ड पे किया होता 10 साल तक कंटिन्यूअसली 1000 रुपए तक, तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 1,20,000 रुपीज, और 1,20,000 रुपीज कन्वर्ट हो जाता है 1,93,000 रुपीज में। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो पैसा आपका डबल भी नहीं हो रहा है, मतलब डबल से भी कम है 10 साल में। अगर आपने मान लीजिए एफडी में इन्वेस्टमेंट किया होता, तो एफडी में आपका जो 1,20,000 रुपीज कन्वर्ट होकर 1,74,000 रुपीज में बन जाता। लेकिन अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मतलब जो इन्वेस्टमेंट की ताकत, मतलब यहाँ पे जो आपका पैसा है वो 1 लाख को कन्वर्ट करके 6 लाख बना रहा है। यहाँ आपका वो जो पैसा है 1 लाख का कन्वर्ट करके 1,74,000 रुपए बना है, वो 1,20,000 को कन्वर्ट करके। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब जो इन्वेस्टमेंट की ताकत, क्यों इसको कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी होता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मतलब इन्वेस्टमेंट की पावर। अब यहाँ पे रिस्क वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो देखिए, जो सॉरी रिटर्न वर्सेस कैटेगरी बात करें तो रिटर्न बहुत ही हाई है। डेफिनेटली देखिए इसने कैटेगरी को 5% से बीट कर रखा है। 5% बहुत ही मैसिव डिफरेंस होता है। तो इसने कैटेगरी को जब 5% से बीट करेगा तो इसका रिटर्न डेफिनेटली हाई है। और रिस्क वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो रिस्क डेफिनेटली अबव एवरेज है। तो इसने रिस्क जो अपने कैटेगरी के हिसाब से अबव एवरेज ले रखा है। तो यहाँ पे रिस्क बहुत ही हाई बनता है। देखिए अगर आप ये स्मॉल कैप कैटेगरी में एक तगड़ा रिस्क रहता है, और यहाँ पे रिस्क का भी रिस्क ले रहा है। कैसे ले रहा है, ये यहाँ पे नीचे मार्केट कैपिटल और सेक्टर एलोकेशन के बारे में जब बातें करूंगा मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये इतना ज्यादा रिस्क लेता है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 100 रुपीज अपना एसआईपी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मिनिमम अमाउंट है, जो कि पॉजिटिव फीडबैक जाएगा। क्योंकि आप देखिए, जब आप आजकल ना बच्चे बच्चे लोग भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब जो कॉलेज स्टूडेंट है, मतलब वो लोग भी सोच रहे हैं कि यार आजकल इन्वेस्टमेंट करें, तो उनके लिए 100 रुपीज एकदम रिलेबल होता है। अब ये नहीं कि 1,000 रुपीज मिनिमम हो या 2,000 रुपीज, तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ये एकदम परफेक्ट है। और वन टाइम इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपीज वो भी एकदम परफेक्ट है। अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो 1,000 रुपीज से कर सकते हैं। लॉक इन पीरियड की बात करें तो कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, कभी भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी भी आप पैसा अपना सेल करके निकाल सकते हैं। एईएम साइज की बात करें, एईएम का फुल फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। इसका साइज की बात करें तो 45,749 करोड़ रुपीस तक का इन्वेस्टमेंट है। मतलब आप देख पा रहे हैं कि मतलब ये करीब करीब 46,000 करोड़ रुपीस तक का इनका इस पर्टिकुलर एईएम साइज है, इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टेड है। तो इतना बड़ा एईएम साइज है कि मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि बीच में क्या हुआ था कि जो फंड मैनेजर है, ये जो पर्टिकुलर फंड के, तो इतना बड़ा फंड होने के कारण उनको मैनेजमेंट करने की बड़ी दिक्कत आ गई थी, और उन्होंने ये जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है 1,000 रुपीज वो बंद करवा देते, बोलते कि अरे एसआईपी जारी रखिए, वन टाइम इन्वेस्टमेंट अभी होल्ड पे रख दिए। मतलब ये जो एक एवीएम साइज का एक नेगेटिव थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है कि मतलब मान लीजिए अगर आपका एवीएम साइज बहुत ज्यादा हो जाता है तो आपका मैनेजमेंट में दिक्कत तो आती ही है। और अगर आपका एम साइज कम भी होता है तो आपका प्रॉब्लम क्या है कि वेल एस्टेब्लिश फंड नहीं है, आप सोचते हैं मतलब लोग ज्यादा इन्वेस्टेड नहीं है, ज्यादा पैसा इन्वेस्टेड नहीं है, तो आपका थोड़ा डाउट रहता है। लेकिन यहाँ पे ज्यादा साइज है तो मैनेजमेंट की दिक्कत आ रही है। लेकिन जो एक ऑप्टिमम मैं कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ जो परफेक्ट ईवीएम साइज होता है
वो 10,000 करोड़ रुपीज से लेकर 30,000 करोड़ रुपीज के बीच में होता है, अगर आपका फंड 10 साल पुराना है तो। यहाँ पे देखे तो एम साइज थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक दूंगा, क्योंकि अगर फंड मैनेजर देखिए मैनेज मैनेज कर लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस फंड में। एम साइज पार्शियल इंपैक्ट करता है, कोई ज्यादा बड़ा इंपैक्ट नहीं रहता इसका। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एम साइज के बारे में बता दूं तो मेरा थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक जाएगा, क्योंकि अगर वो मैनेज नहीं कर पाते तो थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन मैनेज कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.79% है। मैंने हर एक वीडियो में बता रखा है कि अगर आपका एक्सपेंस रेशियो 1% से नीचे तो परफेक्ट माना जाता है। एक्सपेंस रेशियो आपका बेसिकली होता क्या है, देखिए आप तो दिमाग लगा नहीं रहे हैं, फंड मैनेजर आपका दिमाग लगा के इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं, तो उनको एक फीस देना पड़ता है, तो जो फीस है वो इसके तौर पे ही देते हैं, मतलब आप एक्सपेंस रेशियो के तौर पे देते हैं। तो मैंने हर एक वीडियो में बता रहा है कि 1% से नीचे होना जरूरी है, क्योंकि 1% के ऊपर हो जाता है ना, लॉन्ग रन में ये बहुत ही डिफरेंस बना देता है। मैं आपको बता रहा हूँ लाखों करोड़ों का डिफरेंस बन जाता है वो 1%। तो 1% नीचे होना जरूरी है। तो इसमें थोड़ा सा आसपास ही आप 0.8% माने तो 1% थोड़ा ज्यादा एक्सपेंस रेशियो है, लेकिन एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से आपको रिटर्न भी तो बहुत दिला रहा है, मैसिव रिटर्न दिला रहा है, आपको 28% तक का रिटर्न दिला रहा है। तो यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो है वो रीजनेबल है एकदम, कोई डाउट नहीं है, एकदम परफेक्ट एक्सपेंस रेशियो है। मैं इसमें एकदम पॉजिटिव फीडबैक दूंगा। टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें, मान लीजिए आपने इस यूनिट को 1 साल से पहले सेल करके प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट मान लिया, तो आपको 15% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे, अगर आप इंडियन टैक्स इनकम टैक्स लैब में आते हैं तो। मान लीजिए आपने 1 साल से ज्यादा होल्ड करा और 1 साल के बाद आपने सेल करा, तो आपको 10% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे, अगर आप इंडियन इनकम टैक्स लैब में आते हैं तो। अगर मान लीजिए आपने 1 साल पहले ही सेल करके एग्जिट मान लिया, तो आपको 1 साल के अंदर तो आपको 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। तो मान लीजिए 1 साल के बाद सेल करा तो कोई एग्जिट लोड देने की जरूरत नहीं है। सबसे मेन टॉपिक बात है वो है मार्केट कैपिटल। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मिड कैप में इनका जो एलोकेशन है वो 13.87% तक का है, स्मॉल कैप में 70.11% तक है। तो यहाँ पे आपको रिस्क दिख रहा होगा। रिस्क मतलब देखिए, स्मॉल कैप 70% तो डेफिनेटली रिस्क है, प्लस मिड कैप 13.87%, मतलब आप लगा सकते हैं 14%। 70 प्लस 14 आपका 84% तक का इन्होंने रिस्क ले रखा है। और यहाँ पे लार्ज कैप में देखे तो 11.56% तक एलोकेशन, और अदर्स मतलब डेप्ट हो गया, कैश हो गया तो 4.46%। मतलब इन्होंने 84 से 85% तक का रिस्क ले रखा है, और 15% तक इन्होंने थोड़ा सेफ चलने की कोशिश करी है, मतलब लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करा है और डेप्ट में इन्वेस्टमेंट करा है। तो देखा जाए आप यहाँ पे रिस्क समझ पा रहे हैं कि मतलब क्यों ये बहुत ज्यादा रिस्की फंड है, क्यों ये अपने कैटेगरी से रिस्क ज्यादा लेके चलता है। अब देखें सेक्टरल एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसे इंडस्ट्रियल जो है इसमें सबसे ज्यादा इनका सेक्टरल एलोकेशन 34.10%। सेकंड जो आता है वो फाइनेंशियल सर्विसेज में 14.35% तक एलोकेशन है। थर्ड पे आता है कंज्यूमर साइकिल्स में 12.37% तक एलोकेशन है। उसके बाद बेसिक मटेरियल्स में 11.05% तक एलोकेशन है। उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर जिसमें 9.02% तक एलोकेशन है। उसके बाद हेल्थ केयर सेक्टर इसमें 7.48% तक एलोकेशन है। उसके बाद कंज्यूमर डिफेंस जिसमें 7.13% तक एलोकेशन है। उसके बाद कम्युनिकेशन सर्विसेज इसमें 1.68% का एलोकेशन है। इसका एनर्जी सेक्टर इसमें 1.06% का एलोकेशन है। इसका रियल एस्टेट इसमें 0.33% का एलोकेशन है। तो आप ये देखिए जो ऊपर के जो 5 सेक्टर है ना, इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर साइक्लिकल, बेसिक मटेरियल और टेक्नोलॉजी सेक्टर, अगर ये 5 सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देता है तो ये फंड आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा। तो ये टोटली डिपेंडेंट है पांच सेक्टर में। और मैं आपको बता रहा हूँ डाइवर्सिफिकेशन के मामले में ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया। अगर यहाँ पे एक दो सेक्टर में अगर और डाइवर्सिफाई हो सकता था तो ज्यादा अच्छा रहता था। लेकिन आप देख पा रहे तभी इसको रिस्की फंड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 85% तक का इन्होंने रिस्क ले रखा है। प्लस यहाँ पे इनका जो थोड़ा एलोकेशन है जो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रिक है इंडस्ट्रियल में, मतलब इंडस्ट्रियल का थोड़ा ज्यादा एलोकेशन हो रखा है। तो इस चक्कर में थोड़ा ज्यादा रिस्की है। अब फंड मैनेजर की बात करें तो किंजल देसाई पहले है, उनका 5.94 इयर्स का एक्सपीरियंस है, मतलब 6 इयर्स के करीब करीब का एक्सपीरियंस है। सेकंड है समीर रच जिनको एक्सपीरियंस 7.33 इयर्स के एक्सपीरियंस। तो अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर है, तो इसमें मैं पॉजिटिव फीडबैक दूंगा। लेकिन एक्सपीरियंस होने के मामले मतलब बावजूद भी इनको बीच में दिक्कत फेस करना पड़ रहा है ईएम साइज पे। जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था 46,000 करोड़ रुपीस तक हो चुका है। तो अगर 46,000 रुपीस करोड़ रुपीस तक जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उनको मैनेजमेंट करने की दिक्कत आती है, बीच में वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट बंद कर देते हैं, लमसम बंद कर देते हैं। तो ये चीजें जो है मतलब थोड़ी हैरानी होती है। और अगर ये ठीक ठाक से मैनेजमेंट कर लेते हैं तो कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है, मेजर इशू नहीं है। अब रेटिंग की बात करें तो इसका 4/5 रहेगा। देखिए 4/5 ये एक परफेक्ट फंड है, आपको 28% तक रिटर्न मैं आपको बता रहा हूँ किसी भी स्मॉल कैप फंड ने अभी तक नहीं दिया है कंटिन्यूअसली हर एक साल तक।
तो डेफिनेटली ये एक अच्छा खासा फंड है, लेकिन इसको एक पॉइंट मैंने इसीलिए काटा है, रीजन ये है कि यहाँ पे जो आपका सेक्टरल एलोकेशन और जो मार्केट कैपिटल है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेक्टरल एलोकेशन में एक इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज्यादा कॉन्सेंट्रिक है और ज्यादा फोकस्ड है एक पर्टिकुलर सेक्टर में। और सेकंड हो गया आपका जो मार्केट कैपिटल है, यहाँ पे इन्होंने 85% तक का रिस्क ले रखा है। अगर यहाँ पे 5% कम कर सकते थे लार्ज कैप में एलोकेशन करके, और यहाँ पे आपका मिड कैप या स्मॉल कैप में थोड़ा सा कम कर सकते थे एडजस्ट करके, तो थोड़ा सा रिस्क कम ले सकते थे। और ओवरऑल बताए तभी इसको यही दो चीजें जो काटा है, मतलब मैंने जो एक पॉइंट काटा है, वरना रिटर्न के मामले में एकदम परफेक्ट फंड है। लेकिन आप कोई दूसरे मिड कैप फंड, सॉरी स्मॉल कैप फंड को रिसर्च कर सकते हैं, जैसे क्वांट स्मॉल कैप फंड हो गया, अभी बहुत ही तगड़ा 5 साल तक रिटर्न दिया है, 40% तक कंटिन्यूसली रिटर्न दे रखा है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड के बारे में आप जान सकते हैं, कैनरा रोबेको कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, उसके बाद आपका बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड, उसके बाद आपका कोटक का स्मॉल कैप फंड, एचडीएफसी का स्मॉल कैप फंड, आईसीआईसी स्मॉल कैप फंड। तो ऐसे कई सारे स्मॉल कैप फंड है जो कि अच्छा खासा रिटर्न भी दे रहे हैं और आपको रिस्क भी एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा खासा फंड है, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं डेफिनेटली कर सकते हैं, बशर्ते आपका टाइम फ्रेम ये रहे कि 10 साल मिनिमम हो। ये नहीं कि आपने 1-2 साल का आपके पास टाइम फ्रेम और आपने इतना बड़ा रिस्की फंड में लगा रखा है, बिल्कुल भी मत करिए। आप अगर आपके पास टाइम फ्रेम 10 साल का, तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप खुद रिसर्च करिएगा, ये नहीं कि आपने खुद ही मतलब मेरी बात सुन के आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, ये मत करिएगा। खुद रिसर्च करिएगा। और एक बात याद रखिए, जब आप कोई मतलब स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड चूज करते हैं, तो उसमें ओवरलैप भी चेक कर लीजिए। मतलब मान लीजिए मैंने आपको बता दिया क्वांट स्मॉल कैप फंड ये भी अच्छा है, तो दोनों को आपने दोनों में इन्वेस्टमेंट कर दिया, दोनों में कर दिया, आपको ओवरलैप नहीं होना चाहिए। ओवरलैप करे तो बात एक ही हो गई। तो ये चीज आपको कंसिडर करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं इस वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।